नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं एक नई कहानी लेकर के जिसका नाम है तुम मेरे हो। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कॉलेज के कैंटीन में बैठा एक लड़का और एक लड़की समोसा और चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। उनके बीच हंसी मजाक चल रहा था। कभी लड़की लड़के को धक्का दे रही थी तो कभी लड़का लड़की को। आ समीर, तू बहुत बुरा है, कितनी जोर का धक्का मारा है। सारा अपने कंधे को सहलाते हुए कहती है, तू भी कुछ कम नहीं है, धक्के मार रही है। वो अलग बात है, मुझे तेरे इन चूहिया वाले धक्कों से असर नहीं पड़ रहा है। समीर सारा के मजे लेते हुए कहता है, बंदर कहीं का हूँ। सारा मुंह बनाते हुए फिर से अपनी चाय पीने लगती है। ओ माय गॉड, सच सो ब्यूटीफुल गर्ल। समीर अपना मुंह हैरानी से खोले हुए सामने देख करके कहता है। समीर को इतना हैरान देख करके सारा भी अपने पीछे मुड़ करके उसकी नज़रों का पीछा करते हुए देखती है तो उस लड़की को देख करके उसका मुंह अपने आप बन जाता है और कहती है, ये अगर ब्यूटीफुल है तो मेकअप की दुकान किसे कहेंगे, एक नंबर की मुझे बंदरिया लग रही है। सारा उस लड़की से अपना मुंह फेर लेती है और समीर की तरफ देख करके बुरा बुरा मुंह बनाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं बंदर और बंदरिया जोड़ी जम जाएगी। समीर अभी भी उस लड़की को मजनू की तरह देख रहा था। ओ मजनू की औलाद, उसे घूरना बंद कर और अपना मुंह भी कहीं ऐसा ना हो कि मुंह में मक्खी घुस जाए। सारा समीर के सामने अपने हाथ हिलाते हुए कहती है, तू मेरी दोस्त नहीं दुश्मन है, तुझसे तो मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती ना। समीर मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ नहीं देखी जाती, चल अब नौटंकी ना कर, क्लास के लिए देर हो जाएगी। सारा समीर को अपने साथ खींच करके ले जाते हुए कहती है। समीर अभी भी उस लड़की को ही देख रहा था। कॉलेज खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं। सारा और समीर भी साथ में कॉलेज से बाहर निकल रहे थे। तभी समीर की नज़र उसी लड़की पर पड़ती है जिसे उसने आज सुबह कैंटीन में देखा था। वो उनके आगे आगे अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ जा रही थी, जिसे देख करके समीर आवाज़ लगाता है, हे रिया। आवाज़ लगाने पर रिया रुक जाती है और पीछे मुड़ करके देखती है। उसे इस तरह से किसी का रोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो एक मगरूर और अमीर लड़की थी। सारा तो एकदम चौंक सी जाती है समीर की इस हरकत पर। वो उसे घूर करके देख कर कहती है, तुझे इसका नाम कैसे पता चला? तू आ तो मेरे साथ, बाद में बताता हूँ। समीर सारा को अपने साथ खींचते हुए रिया के पास पहुँच जाता है और कहता है, हाय रिया, सारा तुमसे कुछ बात करना चाहती है। समीर की इस बात पर सारा झेंप जाती है। वो गुस्से और हैरानी दोनों भाव से ही समीर को घूरने लगती है। तभी समीर उसके बाजू में हल्की सी पंच करते हुए कहता है, बोलो ना सारा, अब क्या काम था? रिया समीर पर अपनी नज़र हटा करके सारा पर अपनी तीखी नज़र डालते हुए, जिसे देख सारा कहती है, हाँ ओ मैं ये कहना चाह रही थी कि आज सुबह से मैं तुम्हें कहना चाहती थी कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सारा ने उसकी झूठी तारीफ की थी, जबकि वो उसे एक आंख भी ना भाई थी अपने वन पीस सूट में, जिसकी वजह से लड़के उसके आगे पीछे करते हैं। ओ थैंक यू, रिया कह करके फिर से आगे बढ़ जाती। उसे किसी से बेवजह बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रिया को जाता देख करके समीर सारा से कहता है, रोक रोक, प्लीज उसे रोक और उससे दोस्ती कर। समीर विनती करते हुए कहता है। सारा उसे घूर करके देख करके कहती है, मैं कुछ नहीं करूंगी, पहले ही तूने मुझे फंसा करके उसकी झूठी तारीफ करवा दी है। मैं उससे दोस्ती तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली, तुझे करनी है तो जाकर, मैं जा रही हूँ घर। सारा कह करके गुस्से में आगे बढ़ जाती है। समीर एक नज़र रिया को देखता है, जो अब तक अपने कार में बैठ चुकी थी, इसलिए सारा केस पीछे जाते हुए कहता है,
हे सारा रुको तो, तुम तो नाराज हो। सारा अपने तेज कदमों से आगे बढ़ गई थी और जा करके कार के फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। समीर भी कार में आकर के बैठ जाता है और कार स्टार्ट करते हुए कहता है, सॉरी यार, मैंने जो किया वो बस अचानक ही मेरे माइंड में आ गया था, क्योंकि रिया मुझसे बात तो करती नहीं। सारा समीर को घूरती है और खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ जाती है। मुझसे दूर रह समीर, मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी है। सारा अपनी स्टडी टेबल पर बैठ करके नोट बना रही थी, तभी समीर पीछे से आ करके उसकी आंखें बंद कर लेता है और सारा गुस्से में चिल्ला उठती है, अरे यार अब इतना भी क्या गुस्सा, माना मुझे बता देना चाहिए था पहले, बट आई श्योर मेरे माइंड पहले से कोई प्लान नहीं था। बस रिया को देख करके अचानक मेरे मुंह से उसका नाम निकला और वो कुछ कहे ना, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम लगाया कि तुम्हें कुछ बात करनी है। आज दोपहर में हुई कॉलेज की बात को समीर सारा से क्लियर करते हुए कहता है। सारा अभी भी अपने नोट बनाने में बिजी थी। उसे न जाने क्यों समीर के मुंह से रिया का नाम सुनना तनिक भी नहीं भा रहा था। अरे यार मान जाना मेरी गोलू मोलू प्यारी सी चुहिया, समीर सारा के गालों को खींचते हुए कहता है। सारा तिरछी नजर से समीर को घूरती है और उसके हाथों से अपने गालों को छुड़ा करके सहलाते हुए कहती है, गाल हैं ये मेरे, कोई रबर नहीं जो खींचे जा रहा है। अच्छा तो अब तू नाराज नहीं है ना? समीर भी इसके बगल में पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहता है। नाराज नहीं, मैं गुस्सा थी जो आज तूने हरकत की है। आइंदा से उसे मेकअप की दुकान से मुझे बात करने को नहीं कहेगा और ना ही फंसाएगा। सारा समीर को वार्न करते हुए कहती है। देखा जाएगा, क्योंकि तेरे बिना मैं उसके पास नहीं जा सकता ना, समीर कहता है। तेरी तो तू नहीं सुधरेगा, और उसके सिर पर एक बुक उठा करके मारती है। आह सारा पागल हो गई हो क्या? समीर अपना सर सहलाते हुए कहता है। पागल मैं नहीं, तुम हो गए हो। खुद को समझ नहीं आ रहा है कि रिया तुम्हारे लायक नहीं है। कहाँ तुम साइंस स्टूडेंट और कहाँ वो कॉमर्स स्टूडेंट, माही गुस्से में कहती है। अरे तो क्या हुआ, वो मुझे पढ़ाएगी और मैं उसे। समीर आगे कुछ कहता, उतने में शालिनी जी आ जाती हैं और समीर बेटा तुम भी यहीं हो? चलो अच्छा है, दोनों ही नीचे आ जाओ और डिनर कर लो, शालिनी जी कह करके चली जाती हैं। शालिनी जी के जाने के बाद सारा एक बार और समीर को घूरती है, फिर उठ करके नीचे डिनर करने आ जाती है। क्या करूं, इस लड़की का गुस्सा नाक पर ही रहता है, समीर खुद से कहता है और कंधे उचकाते हुए वो भी उसी के पीछे पीछे आ जाता है। अगली सुबह कॉलेज के कैंटीन में फिर से सारा और समीर बैठे थे। सारा अपनी बुक खोले पढ़ रही थी क्योंकि एग्जाम नजदीक थे और उनका फाइनल ईयर भी था, पर समीर इस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी नज़र बाहर ही थी, रिया की आने का इंतजार कर रहा था। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद रिया नहीं आती तो समीर कहता है, यार सारा ये रिया को मैं इससे पहले क्यों कॉलेज में नहीं देखा था। सारा अपनी नज़रें किताब से हटा करके समीर को घूर करके देखती है और कहती है, तुम जैसों को ही मजनू कहा जाता है बेटे, हमारा फाइनल ईयर है और उसका फर्स्ट ईयर है। फिर उसको एक किताब फेंक करके देते हुए कहती है, तो उस पर ध्यान देने से अच्छा है पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं इस बार नंबर कम आए तो सुरेश अंकल, समीर के डैड तुम्हारी अच्छी सी क्लास लेंगे। क्या करूंगा पढ़ करके, संभालना तो डैड का बिजनेस ही है। सारा की दी हुई बुक को उसकी तरफ वापस करते हुए कहता है, बेटे एग्जाम हॉल में मिल फिर बताती हूँ, कहते रहना कि सारा 5वां नंबर बता दे, ये लास्ट वाला भी। सारा बिल्कुल समीर की नकल करते हुए कहती है जैसे वो करता था। चल जाना, तू कराएगी नकल, देख लेना, फिलहाल मैं अपने रिया को देखने चला। वो आ गई। समीर की नज़र जैसे ही गेट से आते हुए रिया पर पड़ती है, वो फौरन उसके पास पहुंच जाता है। हाय रिया, समीर मुस्कुराते हुए कहता है। हाय, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? रिया थोड़ा सख्त लहजे में कहती है। अजी जानने ना जानने में क्या रखा है, आप मौका दें तो सही, हम अपने बारे में
हर एक चीज खोल करके रख देंगे और आपके बारे में भी कुछ जान लेंगे। समीर एक हाथ अपने सीने पर रखे बड़े ही नजाकत से कहता है, जिस पर रिया हंस देती है और उसके साथ उसकी सहेली श्रेया भी। इधर सारा को कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, मगर वो साफ साफ देख सकती थी कि समीर और रिया किस तरह से हंस हंस करके बातें कर रहे हैं। सारा को जाने क्यों रिया को देख करके चिढ़ मचने लगी थी। उससे वहां एक पल भी नहीं रुका गया। वो अपना सारा सामान उठा करके क्लास में चली जाती है। कॉलेज खत्म होने के बाद समीर और सारा अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में ही समीर कहता है, सारा आज तुम क्लास में मेरे पास नहीं बैठी थी, अखिल के पास बैठी थी, क्या बात है? समीर सारा के थोड़े मजे लेते हुए कहता है, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी बैठूं, तू भी जो आज 2 क्लास बंक किया है। मैंने पूछा क्या कुछ? सारा खिड़की की तरफ मुंह फेर करके गुस्से में कहती है। सारा का मूड कुछ ठीक ना समझ करके समीर चुप हो जाता है और बाद में बात करने का सोच करके कार ड्राइव करने में लग जाता है। घर पहुंच करके सारा को उसके घर छोड़ देता है और खुद अपने घर चला जाता है। रात को सारा अपने स्टडी टेबल पर बैठी पढ़ रही थी और आज समीर उसके पास नहीं आया था। आज दिन में वो पता नहीं कहाँ गायब था। ना जाने क्यों समीर का सारा से दूर होना उसे बुरा लग रहा था। वो आज समीर पर गुस्सा तो बहुत हुई थी, पर उसके बिना वो रह भी नहीं सकती थी। इसलिए अपने गुस्से को एक कोने में रख करके वो खुद अपनी किताब उठा करके समीर के घर पढ़ने चल देती है। आंटी समीर कहाँ है? सारा समीर के घर जा करके उसकी माँ से पूछती है। वो तो अपने रूम में ही है, जब से कॉलेज से आया है अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। सोनिया जी कहती हैं, ओ मैं अभी देखती हूँ, एग्जाम है शायद पढ़ रहा हो। सारा कहती है और वहाँ से समीर के कमरे की तरफ सारा बढ़ जाती है। सारा हमेशा की तरह बिना नॉक किए समीर के रूम में घुस जाती है, क्योंकि उनके बीच कोई प्राइवेसी नहीं थी। पर अब लगता है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि सारा ने जो सुना ना जाने उसे सुन करके उसकी आंखों में क्यों आंसू आ जाते हैं। समीर कॉल पर बात कर रहा था कि रिया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगी। सच में आई रियली आई लव यू। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। समीर के ये कुछ लफ्ज दरवाजे पर खड़ी सारा के दिल के सैकड़ों टुकड़े किए थे। उसकी आवाज़ तो नहीं आई थी, मगर दर्द बहुत जोर हुआ था, जो नाकाबिले बर्दाश्त था। सारा अपनी आंखों में आंसू लिए वहीं से उल्टे पांव अपने घर चली जाती है। इधर समीर अपनी मोहब्बत में इस कदर बिजी था कि ना उसे सारा के आने का एहसास हुआ और ना जाने का। सारा भागते हुए अपने घर आती है और सीधे अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है। पीछे से शालिनी जी आवाज देती हैं, अरे सारा बेटा क्या हुआ, इतनी जल्दी मैं क्यों हो? कुछ नहीं माँ, सारा अपने आंसू के घूंट पी करके रुंधी हुई आवाज में कहती है। सारा अपने बेड पर मुंह के बल लेटी रो रही है और खुद से कह रही है, मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? समीर का रिया के पास जाना, क्यों मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती? क्यों? सारा फिर रोने लगती है और कहती है, आखिर मैं उस शख्स के लिए आंसू क्यों बहा रही हूँ जो मुझे दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं मानता? मुझे ही क्यों तुमसे प्यार हो गया समीर? क्यों? ना ये रिया आती तुम्हारी जिंदगी में, ना मुझे कभी अपने प्यार का एहसास होता। समीर, मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं शेयर कर सकती, बिकॉज आई लव यू एज ए फ्रेंड्स एंड एज ए लव। सारा कहते हुए फिर से रो देती है। अगले दिन सारा तैयार होकर के कॉलेज के लिए निकलने लगती है तो उसे पता चलता है समीर आज बहुत पहले जा चुका है। सारा का दिल एक बार फिर उदासी से घिर जाता है। उसका कॉलेज जाने का मन अब बिल्कुल भी नहीं रहा, पर एग्जाम एकदम करीब थे। वो कुछ मिस नहीं करना चाहती थी और बेमन से ही सही वो ऑटो से चली जाती है। वो चाहती तो अपने ड्राइवर के साथ भी कॉलेज जा सकती थी, पर उसका दिल ही नहीं किया। इसी तरह कई दिन गुजर गए। समीर कभी सारा को कॉलेज ले जाने के लिए भूल जाता तो कभी सारा को कॉलेज से लाना भूल जाता था। इसी बीच सारा की दोस्ती अखिल से हो जाती है, जो उसी का क्लासमेट था। वो सारा को पसंद भी करता था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं की। अखिल और सारा कैंटीन में बैठे थे।
अखिल काफी अच्छा था पढ़ने में, इसलिए सारा उससे कुछ समझ रही थी। तभी समीर भी वहां रिया के साथ आता है। समीर के हाथों में रिया का हाथ देख करके सारा का दिल एक बार फिर टूट जाता है। वो अपने आंखों में जमा हो रहे पानी को रोक लेती है और अपनी नजरें फिर से किताब में गड़ा लेती है। सारा, एक बात पूछूं? सारा को इतना उदास देख करके अखिल पूछता है, क्योंकि वो सारा और समीर के रिश्ते के बारे में अच्छे से जानता था कि वो कितने अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट पूरा कॉलेज ही ये बात जानता था। हाँ पूछो, सारा अपनी हल्की नम पलकों को उठा करके अखिल को देख करके कहा। तुम समीर को पसंद करती हो ना? अखिल ने बिना बात घुमाए पूछ लिया था। इससे क्या फर्क पड़ता है, वो अपनी जिंदगी में खुश है। सारा बात को घुमा करके ही सही अपने दिल की बात कह देती है। कोई बात नहीं, तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हें उससे अच्छा लड़का मिलेगा। अखिल सारा के हाथ पे अपना हाथ रख करके दिलासा देते हुए कहता है। सारा अपना हाथ अखिल के हाथ के नीचे से धीरे से खींच लेती है और कहती है, हमें अब क्लास चलना चाहिए। सारा अपनी जगह से उठ करके खड़ी होती है। हाँ चलो। अखिल भी उसी के साथ हो लेता है। समीर जाती हुई सारा को और अखिल को एक नज़र जाता देखता है, जिसे देख समीर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसे सारा का अखिल के साथ होना बिल्कुल भी रास नहीं आया था। चले बेबी, रिया उसके हाथ को पकड़ करके उठाते हुए कहती है, जो जाती हुई सारा को देख रहा था। हाँ चलो, समीर चौंक करके कहता है। सारा अपने रूम में बैठी अपने लैपटॉप में कुछ कर रही थी, शायद अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ सर्च कर रही थी। तभी सम्राट गुस्से में उसके रूम में आता है। उसे देख करके लग रहा था कि अभी ही वो बाहर से आया है, क्योंकि उसके हाथ में कार की चाबी अभी भी थी। समीर सीधा सारा के सामने आ करके खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम फिर आज अखिल के साथ आई हो? मैं तुम्हें लेने गया था तो तुम कॉलेज में नहीं थी। हाँ, मैंने काफी देर तेरा इंतजार किया था, पर तू नहीं आया तो अखिल के साथ आ गई। वैसे भी तुझे आजकल वक्त कहाँ है मेरे लिए? और फिर उसने ही अपनी तरफ से कहा था और मैं उसे मना नहीं कर सकती थी। सारा अपने लैपटॉप में अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहती है। उसने बात ऐसे कही थी जैसे उसे समीर से बात करने का कोई मन ही नहीं है। सारा, तुम उसके साथ नहीं आ जा सकती हो, वो मुझे रत्ती भर नहीं भाता है, समीर गुस्से से कहता है। हाँ तो क्या अब मुझे तेरी मर्जी से चलना होगा कि किसके साथ आना है और किसके साथ जाना है? सारा अब अपनी जगह से उठ करके खड़ी होती है और अब तक जिस गुस्से को दबा करके रखी थी वो बाहर निकालते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा जानता हूँ कि कौन लड़का कैसा है और अखिल का तुझे देखना मुझे अजीब लगता है, समीर गुस्से से कहता है। लेकिन उसने समझाने वाले तरीके से कहा था। ओह देखो तो कौन कह रहा है कि उसे अच्छे बुरे की समझ है। अरे वो मुझे किसी भी नज़र से देखे, तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू तो खुश है ना रिया के साथ? सारा थोड़ा आगे आ करके समीर को गुस्से में देख करके कहती है। आखिर जिस वजह से उसको गुस्सा आ रहा था उसने उसका नाम ले ही लिया था। हाँ फर्क पड़ता है, समीर भी गुस्से में बोल गया। ना जाने किस एहसास में था कि उसे खुद समझ नहीं आया कि वो क्या बोल गया और क्यों पड़ता है फर्क। सारा समीर के आंखों में देखते हुए कहती है। उसके कहने के अंदाज में अब नरमी आ गई थी, मानो वो वही सुनना चाहती हो जो वो समीर के लिए महसूस करती है। खुद की आंखों में इस कदर सारा को देखते देख करके समीर अपना मुंह फेर लेता है, क्योंकि वो सारा के आंखों में ना जाने क्यों नहीं देखना चाहता था। शायद उसकी वजह रिया थी। समीर के मुंह फेरने पर सारा एक व्यंग मुस्कान से उसे देख देती है और वहां से जाने लगती है। क्या तुम अखिल को पसंद करती हो? समीर उसी तरह दूसरे तरफ मुंह फेर करके पूछता है। सारा जाते जाते रुक जाती है और दर्द भरी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है, जिसके बाद वो कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं किसे पसंद करती हूँ और किसे नहीं? तुम खुश हो यह काफ़ी है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये
ये है कि आज तक तुम मेरी पसंद और नापसंद जान ही ना पाए। सारा के आंखों में आंसू इकट्ठे हो चुके थे, जिससे उसे अपने सामने का सब कुछ धुंधला दिखने लगा था। समीर का भी सिर्फ धुंधला सा साया नजर आ रहा था, जैसे वो अब माही की जिंदगी में इस धुंधले से साये की तरह ही बचा था, जो पास तो है पर उसे छू नहीं सकती है। सारा अब वहां एक पल भी नहीं रुकती, वो वहां से मुंह दबा करके रोते हुए बाहर भाग जाती है। सारा के जाने के बाद समीर उसके जाने वाली दिशा में देखता है। ना जाने क्यों उसका दिल एक अजीब से एहसास से घिर गया था। सारा का इस तरह से रोना उसे बहुत बुरा लग रहा था, मगर एक पल में रिया का ख्याल आते ही वो सारा को भूल जाता है और खुद से कहता है, मैं क्यों सारा के लिए इतना सोच रहा हूँ। उसकी जिंदगी है, वो किसी से भी प्यार करे, फिर वो अखिल हो या कोई और। आखिर मैं भी तो अपनी जिंदगी जी रहा हूँ रिया के साथ। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है शायद, समीर खुद से कहता है और सर झटक करके वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे करके दिन भी कट गए थे। सारा और समीर के ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रह गए थे। काम पड़ने पर बोल देते थे, जो घर वाले भी गौर कर रहे थे। सारा तो अब समीर का इंतजार करना भी छोड़ चुकी थी, क्योंकि उसे पता था समीर जा चुका होगा। क्योंकि रिया की क्लास सुबह 8 बजे लगती थी और समीर और सारा की 10 बजे, पर समीर रिया के लिए पहले ही निकल जाता था। सारा अपने मूड के हिसाब से कभी अखिल के साथ तो कभी टैक्सी और कभी अपनी कार से कॉलेज आती जाते थे। सारा और अखिल की दोस्ती भी काफ़ी अच्छी हो गई थी, मगर सारा का हमेशा समीर की कमी महसूस होती थी, जिसे देख करके अखिल को एक अलग ही जलन होती थी समीर से। वक्त था निकल गया, देखते देखते एग्ज़ाम भी हो गए, रिजल्ट भी आ गया। अब सारा अपने घर रहने लगी थी। ना उसने आगे पढ़ने का सोचा, ना कुछ करने का, जबकि उसके डैड उसे अपनी ही कंपनी में काम करने को कहते, मगर वो उसे भी मना कर देती। समीर ने तो अपने डैड का सारा बिजनेस संभाल लिया था, एक चीज़ नहीं संभाल पाया था तो वो था अपना और सारा के बीच का रिश्ता, जो इस कदर टूट चुका था कि गांठ लगाने पर भी ना जुड़ता। आज 1 साल होने को था, पर कभी ना समीर ने सारा से बात करने की कोशिश की, ना सारा ने समीर से। रिया के प्यार का भूत इस कदर समीर पर सवार था, ना उसे दिन का पता चलता था ना रात का। सारा बेटा, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? डाइनिंग टेबल पर बैठी कहीं गुम सारा से शालिनी जी ने पूछा। हाँ मॉम, मुझे क्या परेशानी होगी, शादी आज नहीं तो कल होनी ही है। सारा अपने ख्यालों से चौंक करके बाहर आते हुए कहती है, चलो ठीक है, फिर तुम खुश हो, हमें इससे ज्यादा क्या चाहिए। अब शादी की तैयारियां करने में भी मन लगेगा हमारा। नहीं, हम यही सोच करके परेशान थे कि हमारी गुड़िया खुश नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। सारा की बगल वाली कुर्सी में बैठे राहुल जी, सारा के डैड, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं। सारा हल्के से मुस्कुरा देती है और उठ करके अपने रूम की तरफ चली जाती है। उसे इतना गुमसुम कहीं देख राहुल जी शालिनी जी से कहते हैं, क्या सच में ये खुश है? इसे देख करके तो नहीं लग रहा है। शालिनी जी एक बार पीछे मुड़ करके जाती हैं और सारा को देखती हैं और फिर राहुल जी की तरफ देखकर कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, शादी इतने करीब है तो थोड़ा नर्वस होगी, हर लड़की के साथ ऐसा होता है, आप परेशान ना हो। राहुल जी हल्के से मूड़ी हिला देते हैं। वक्त अपनी गति से बढ़ रहा था, घर पर काफी चहल पहल थी। हो भी क्यों ना, सारा की शादी जो हो रही थी, आज सारा की हल्दी और मेहंदी की रस्म थी, जिसे सारा पूरे रीत व रिवाज के साथ कर रही थी। उसके चेहरे पर एक दिखावटी मुस्कान थी। भले उसे कोई गौर नहीं कर रहा था, मगर समीर कर रहा था, क्योंकि कुछ भी हुआ हो इन 1 साल में उनके बीच, मगर दोनों को एक दूसरे से बेहतरीन कोई नहीं जानता। समीर काम में लगा था, मगर दूर बैठी उसकी नज़र हल्दी में सनी सारा पर अटकी थी, जो बिल्कुल भी खुश नहीं नजर आ रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान में खुशी नहीं, एक दर्द और उदासी थी।
करते कराते सारी रस्म खत्म हो गई थी। घर में अब थोड़ा शांति का माहौल था। सभी अपने अपने रूम में आराम कर रहे थे। आंटी सारा कहाँ है? समीर सारा के रूम से वापस आते हुए शालिनी जी से पूछता है। हाँ बेटा सारा, उसे मैंने ऊपर जाते देखा था, शायद वो अपनी मेहंदी सुखाने गई है। शालिनी जी कह करके आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनके हाथों में गिफ्ट थे जिन्हें वो अपने रूम में रखने के लिए ले जा रही थी। समीर वहां से सीधे ऊपर के लिए अपने कदम बढ़ा देता है। वो ऊपर पहुंचता है तो सारा को एक कोने में बैठा पाता है, जो अपने हाथों की मेहंदी को निहार रही थी। समीर धीरे से उसके पास आता है और उसके बगल में बैठ करके वो भी उसी की मेहंदी को देखने लगता है, जहां सारा के होने वाले पति का नाम लिखा था, और कहता है, क्या हुआ, ये नाम पसंद नहीं आया क्या? सारा जो कहीं खोई हुई थी वो चौंक करके अपने बगल में देखती है कि उसकी आंखें आंसू से चमक उठती हैं। वो अपने आंसू को छिपाने के लिए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है, जिसे देख करके समीर पूछता है, सारा सच बता, तू इस शादी से खुश तो है ना? सारा अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, तुझे किसने कह दिया कि मैं तो बहुत खुश हूँ। सारा अपने आंसू को छुपाने की नाकाम कोशिश करती है, पर वो समीर के आगे छुप ना सके। समीर सारा को गौर से देख रहा था। सारा पहले ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी कि सारा फिर बोलती है, और वैसे भी तुझे मेरी खुशी और दुख का क्या? तू खुश है ना? और फिर जब 1 साल से मेरा ख्याल नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, मेरे दिन कैसे कट रहे हैं, तो अब क्यों मेरे पास आए हो हमदर्दी दिखाने? ओ, तुझे तो खुशी होगी कि ये सारा नाम की आफत मेरी जिंदगी से चली जाएगी। तू चिंता मत कर, मैं एक बार यहाँ से गई तो तेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी। बस तू खुश रहना रिया के साथ। सारा रोते हुए कहती है। उसने अपने सीने में छुपे हर दर्द को निकाल देती है, मगर ना निकाल सकी तो अपना प्यार जो वो समीर से करती थी, वो ये सब कह करके रिया और समीर का रिश्ता खराब नहीं करना चाहती थी। सारा को इतना दुखी देख करके समीर उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, आई एम सॉरी। समीर को अंदाजा भी नहीं था कि सारा के अंदर इतना दर्द छुपा है। वो उसकी असली वजह भी नहीं जानता था कि वो क्यों इतना दुखी है। उसे लगा ये अखिल की वजह से है। सारा उसके सीने में घुसी बस रोए जा रही थी। वो आखिरी बार ही सही समीर की बाहों में कुछ पल के लिए सुकून से रोना चाहती थी। समीर सारा के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, ये सब उस अखिल की वजह से है ना? तुम उसे पसंद करती हो तो किसी और से शादी क्यों कर रही हो? एक बार घर में बात करती, कम से कम मुझसे ही कहती, मैं तुझे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, और फिर यहाँ कोई नहीं मना करता तुम्हें अखिल से शादी करने को, और शायद अखिल भी तो तुम्हें पसंद करता है। सारा समीर से दूर हो जाती है और इसे बेयकीनी से देखते हुए कहती है, तुम्हें लगता है मैं अखिल की वजह से? सारा कहते कहते रुक जाती है और अपनी जगह से खड़ी होते हुए कहती है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी पसंद और प्यार में फर्क होता है, तुम नहीं समझोगे। सारा अपने आप को संभालते हुए कहती है और वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाती है, और मुड़ते ही उसकी आंखों का बांध टूट जाता है और उसके गालों पर आंसुओं का सैलाब आ जाता है। जाती हुई सारा को देखते हुए समीर खुद से कहता है, आखिर इस लड़की को हो क्या गया है? पहले तो वैसी नहीं थी, अपने हक के लिए लड़ लेती थी। इधर सारा अपने रूम में खुद को बंद कर लेती है। उसका इस समय ये हाल था कि वो मुंह के बल लेटी बस रोए जा रही थी और खुद से कहती है, मेरे हक में तुम खुशियां मांगते हो, तुम खुद क्यों मेरे नहीं हो जाते? आज शादी थी, पूरा हाल मेहमानों से भरा था। सारा मंडप में बैठी थी, मगर दूल्हे की कोई खबर नहीं थी। अरे समधी जी, बारात आ गई, दूल्हा कहाँ है? शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। राहुल जी परेशान होते हुए कहते हैं, मोंटी बेटा कहाँ है? तुम्हारा भाई वो तुम्हारे साथ आ रहा था ना? नीलेश जी यानी दूल्हे के पिता अपने छोटे बेटे से पूछते हैं। आई डोंट नो डैड, भाई साथ तो थे हमारे, पर बीच रास्ते में कुछ काम का बोल करके अपने किसी दोस्त के कार में जा बैठे थे। मोंटी भी हैरान था कि आखिर उसका भाई शादी छोड़ करके कहाँ चला गया।
ऐसे कैसे वो अपने दोस्त के साथ चला गया? तुम्हें एक बार पूछना चाहिए था ना। नीलेश जी मोंटी पर गुस्सा करते हुए कहते हैं। इधर सारा खड़ी खड़ी अपनी शादी का तमाशा देख रहे थे। उसके आंखों से तो अब आंसू भी नहीं निकल रहे थे। पहले उसकी मोहब्बत से वो खुद से तमाशा हुई और अब अपने होने वाले पति की वजह से पूरी भरी महफिल में तमाशा बन चुकी थी। तभी अचानक नीलेश जी का फोन बजता है। फोन पर शो हो रहे नाम को देख करके नीलेश जी कॉल पिक करते हुए कहते हैं, हेलो प्रतीक बेटा, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। नीलेश जी बोल करके चुप ही हुए थे कि ना जाने फोन पर उसने ऐसा क्या कहा कि नीलेश जी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। साथ ही उनके हाथ से फोन भी छूट गया। अरे अरे क्या हुआ है? कुछ लोग आगे आ करके उन्हें संभालते हुए कहते हैं, जिनमें से राहुल जी भी थे। मुझे माफ कर दो राहुल, मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत पर दाग लग गया। नीलेश जी अपने दिल पर हाथ रख करके कराहते हुए कहते हैं। अरे हुआ क्या है समधी जी? राहुल जी चिंतित स्वर में कहते हैं, मेरा बेटा किसी और लड़की के साथ भाग गया। कहते हुए वो बेहोश हो जाते हैं। शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। राहुल जी वहीं अपना सर पकड़ करके बैठ जाते हैं। सारा अब बिल्कुल बुत बन चुकी थी। उसके दाईं आंख से आंसू की सिर्फ एक बूंद गिरती है जो गाल तक आ करके रुक जाती है। समीर भी बस खड़ा सारा को देख रहा था। तभी उसकी नजर अखिल पर जाती है जो परेशान और हैरान खड़ा था। शायद उसे सारा ने ही अपनी शादी में बुलाया था, जिसे देख करके समीर के दिल में एक अजीब एहसास होता है और खुद से कहता है, कोई इंसान इतना बेदर्द कैसे हो सकता है कि उसके सामने उसकी ही मोहब्बत का तमाशा बन रहा है और कुछ बोल भी नहीं रहा है। कम से कम अब तो आगे आ करके सारा का हाथ थाम सकता था। इसके जगह मैं होता तो कभी ऐसा ना होने देता। समीर अखिल को घूर करके देख रहा था। घर में माहौल जो अब तक खुशियों का था वो अब दुख में भर गया था। सारा की माँ और सोनिया जी समीर की माँ सारा को एक साइड ले जा करके बिठा देती हैं और उसे संभालने की कोशिश करने लगती हैं। इधर राहुल जी एक कोने अपना सर पकड़ करके बैठे थे। सुरेश जी समीर के डैड उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं, इतना मत टेंशन ले, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा यार? मेरी बेटी का होने वाला पति भाग गया। ऐसे में ना जाने लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। तुम्हें दिख नहीं रहा है सारा कितना टूट चुकी है? क्या अब दोबारा कभी शादी करने को तैयार होगी? राहुल जी सारा को देख करके कहते हैं, शादी भी होगी उसकी और शहनाइयाँ भी बजेंगी और आज ही होगी। सुरेश जी समीर को देख करके मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो सारा के पास ही बैठा था। सुरेश जी का इतना मुस्कुराता देख करके राहुल जी उनके नज़रों का पीछा करते हैं, जिसे देख करके वो भी उनका इशारा समझ जाते हैं और कहते हैं, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है? हाँ बिल्कुल सच है। मैं तेरी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगता हूँ और अपनी इतने साल पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। सुरेश जी राहुल जी के कंधे को पकड़ करके कहते हैं, मेरे यार तू सच में मेरा सच्चा यार है। राहुल जी सुरेश जी के गले लगते हुए कहते हैं। दोनों को इतना खुश देख करके सबकी नज़र उन पर ही चली जाती है। सभी उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं। तभी सुरेश जी कहते हैं, अरे ऐसे क्या देख रहे हो हमें? हम दोनों आज से दोस्त के साथ साथ समझे भी हैं, क्योंकि मैं अपने समीर की शादी सारा से करना चाहता हूँ। सुरेश जी की बात सुन करके सभी खुश हो जाते हैं। कोई हैरान हुआ था तो वो था समीर, सारा और अखिल। सारा समीर एक दूसरे को हैरानी और परेशानी से देखने लगते हैं। वहीं अखिल हैरानी से दोनों को देखने लगता है कि अब ये दोनों क्या करेंगे। समीर एक नज़र सारा को देखता है, फिर अखिल को जो उसे ही देख रहा था। वो अखिल से कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा था कि सोनिया जी ने उसके पास आ जाती हैं और कहती हैं, समीर तुम खुश तो हो ना? आखिर तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त से तुम्हारी शादी होने जा रही है। मॉम लेकिन वो सिर्फ मेरी दोस्त है। मैं कि समीर आगे कुछ कहता कि सुरेश जी आ जाते हैं और कहते हैं, दोस्त हैं तो क्या हुआ, शादी के बाद वाइफ बन जाएगी। अब ज्यादा वक्त ना लगाने की जरूरत नहीं है, मुहूर्त वैसे भी निकला जा रहा है।
पर डैड मेरी एक बात। समीर कुछ कहता कि सोनिया जी फिर कहती हैं, हाँ हाँ ठीक है, सारी बातें बाद में कर लेना, हमें तो भाई सारा बहुत पसंद है, मैं तो हमेशा से उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी। सोनिया जी सारा की तरफ देख करके कहती हैं, माम जरा इधर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। डैड आप भी। समीर उन्हें अपने साथ एक कोने में ले जाते हुए कहता है, मॉम डैड, मैं सारा से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूं बस, और ये बात वो भी जानती है। समीर गुस्से में कहता है। समीर की बात सुन करके दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं और सुरेश जी कहते हैं, इससे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किससे प्यार करते हो, क्योंकि मैंने अब राहुल को अपनी जुबान दे दी है जिसे मैं पूरा करूंगा, क्योंकि अब हमारी और राहुल की फैमिली के इज्जत का सवाल है। तो अब तुम्हें सारा से शादी करनी ही होगी, क्योंकि ये बात अब सब जान चुके हैं। इतना कह करके सुरेश जी वहां से जाने लगते हैं। पर डैड सारा भी समीर कुछ बता पाता कि सोनिया जी बोलती हैं, बेटा प्लीज अपनी फैमिली की इज्जत के लिए कर लो, सारा से अपनी दोस्ती के लिए कर लो, क्योंकि एक दिन अगर 2 बार उसकी शादी टूटी तो वो बच्ची तो टूट जाएगी, और राहुल जी भी उनके साथ साथ हमारी इज्जत भी खराब होगी। तुम एक बार और सोच लो, हम बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कह करके वो भी सुरेश जी के साथ चली जाती है। समीर गुस्से में दीवार पर अपना हाथ मार देता है और अपना फोन निकाल करके रिया को मिलाता है। 2-4 बार ट्राई करने के बाद भी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने मैसेज सेंड किया और खुद बाहर आ गया। सुरेश जी और सोनिया जी उसे उम्मीद भरी नजरों से देखने लगते हैं। समीर उनकी तरफ अपनी मुंडी हल्के से हाँ में हिला देता है, जिसे सारा भी देख लेती है। सारा को जितनी हैरानी हुई थी किसी को नहीं, साथ में उसे खुशी भी हुई थी कि वो जिससे प्यार करती थी आखिर उसकी किस्मत ने उसे उससे मिला ही दिया। आखिरकार करते कराते दोनों की शादी हो गई। शादी में पूरे वक्त समीर की नज़र अखिल पर ही थी, जो दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी, क्योंकि उसकी मोहब्बत आज किसी और की हो रही है जिससे वो मोहब्बत कर रही है। अखिल सारा की खुशी के लिए पीछे हट गया था, नहीं वो सारा को आज अपना करके रहता। अखिल अब ज्यादा देर ना रुक सका वहां और किसी को बिना बताए वहां से निकल गया। शादी के बाद समीर भी एक पल सबके सामने ना रुक सका और वो अपने लंबे कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ गया। उसे जाते सब देखते रह गए। सोनिया जी की बात को संभालते हुए कहती हैं, अरे अभी बच्चा है, जल्दबाजी में शादी हुई है तो कुछ पता नहीं है, इसलिए दुल्हन को लिए बिना ही चला गया, पर हम ले जाएंगे अपनी बेटी दुल्हन को। कुछ देर में सारा की विदाई हो जाती है। सारा सिंह परिवार से अब वो कपूर परिवार की हो चुकी थी, जो शायद अब उसकी किस्मत थी। सारा अब कपूर मेंशन आ चुकी थी। जैसे कि सब कुछ अचानक हुआ तो कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन फिर भी सलोनी जी ने सारे रस्मों रिवाजों से सारा को घर में प्रवेश करवाती हैं और उसे समीर के कमरे के बाहर तक छोड़ते हुए कहती हैं, बेटा ये रहा समीर का कमरा, जो आज से तुम्हारा भी है। काफी रात हो गई है, तुम जा करके आराम कर लो। सारा अपनी मुंडी में हाँ में हिला देती है और कमरे का दरवाजा हल्के से खोलते हुए अंदर चली जाती है। सलोनी जी उसे भेज करके वापस चली आती हैं। अंदर आकर के सारा का दम घुटने लगता है। पूरे कमरे में सिगरेट का धुआं हो रखा था, जो जाहिर सी बात है समीर पी रहा था सिगरेट। उसने कमरे की बत्तियां भी बंद कर रखी थी, बस एक नाइट बल्ब जल रहा था जिससे सारा कुछ साफ नहीं देख पा रही थी। वो कमरे की सारी लाइट जला देती है तो देखती है समीर सोफे के पास जमीन पर बैठा सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा है, और अब तक ना जाने उसने कितनी ही सिगरेट पी चुका था, जिसकी गवाही जमीन पर पड़ी आधी जली सिगरेट दे रही थी। समीर को इस हाल में देख करके सारा को बहुत बुरा लगता है। वो समीर को इस हालत की जिम्मेदार खुद को समझ रही थी, जिससे उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो समीर के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, समीर इतनी सिगरेट सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है, जो हो गया वो बस किस्मत का लिखा हुआ एक खेल था जिसके मोहरे हम थे। अब क्या कर सकते हैं, तुम ऐसा करोगे तो घर पर सब क्या सोचेंगे। सारा उसे दिलासा देते हुए कहती है। समीर उसका हाथ तेजी से झटक देता है और उठ करके खड़ा होता हुआ कहता है,
तुम्हें मेरी सेहत का ख्याल आ रहा है? हाँ, और जो तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है उसका क्या? मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हो गई उसका क्या? और तुम तो अखिल से प्यार करती थी ना, तो एक बार सबके सामने बोला क्यों नहीं? बोल देती तो ना आज मेरी जिंदगी बर्बाद होती और ना ही तुम्हारी, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये शादी सिर्फ मेरे लिए एक समझौते की शादी की है जो मैंने अपने परिवार की वजह से की है। समीर गुस्से से लगभग चीख ही पड़ा था। शांत हो जाओ समीर, धीरे बोलो, बाहर सब सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? सारा आंखों में आंसू लिए हुए रोते हुए कहती है। क्या सोचेंगे? हाँ, बस यही ना कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। और तुम ये सब छोड़ो, जब तुम्हें सब पता था कि मैं रिया से प्यार करता हूं तो तुमने एक बार कुछ कहा क्यों नहीं? मना कर देती, क्यों नहीं मना किया? हाँ, वहां अखिल भी तो था। क्या तुम अपने प्यार के बारे में सबसे कहने में डरती हो? मैं तो नहीं डरा कहने में, पर मेरी सुनी ही नहीं किसी ने। समीर कहते कहते रुकने लगा था, क्योंकि उसका गला आंसुओं से भर गया था और आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। समीर, मैं खुद हैरान थी तुम्हारे फैसले पर जब तुम एक लड़के हो करके अपने हक के लिए कुछ ना कर सके तो मैं लड़की हो करके क्या कर सकती थी? और रही बात अखिल की, मैं उससे प्यार नहीं करती, सारा रोते हुए कहती है। वाह सारा, बात बदलना तो कोई तुमसे सीखे। हाँ, अभी कुछ दिन पहले अखिल के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था और अब शादी के बाद तुम इतनी जल्दी बदल गई कि अपने प्यार तक को भूल गई, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी पत्नी हो और अब तुम मुझे पाना चाहती हो। तो एक बात कान खोल करके सुन लो, मेरा प्यार तुम्हारे प्यार की तरह कमजोर नहीं है। मैं रिया से अपनी आखिरी सांस तक प्यार करूंगा, फिर अब चाहे उसे पाना मुश्किल ही क्यों ना हो। समीर सारा को कंधे से पकड़ करके झकझोरते हुए कहता है, कर उसे झटके से छोड़ करके रूम से तुरंत निकल जाता है। सारा जाते हुए समीर को देखती है और कहती है, समीर, मेरे और अखिल के बीच कुछ नहीं था, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। सारा कहते कहते वहीं जमीन पर बैठ जाती है और अपने किस्मत पर रोने लगती है और खुद से कहती है, क्या किस्मत है मेरी, मेहंदी में नाम किसी और का है, शादी किसी और से हो गई, मुझे चाहता कोई और है और मैं चाहती किसी और को हूँ, और जिसे मैं चाहती हूँ उसने तो मुझे कभी चाहा ही नहीं था। सारा कहते कहते रो देती है। उसकी आंखें अब सूज सी गई थी, पूरा चेहरा पीला पड़ गया था। वो एक नई नवेली दुल्हन थी, पर उसके चेहरे पर ना कोई चमक थी और ना कोई खुशी थी। खुशहाल थी जिंदगी, फिर खुद की नजर लग गई और कुछ इस तरह से बर्बाद हो गया। सारा रोते हुए कहती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। समीर के जाने के बाद सारा रोते रोते वहीं जमीन पर सो जाती है। लगभग आधी रात को समीर अपने कमरे में वापस आता है। उसकी आंखें सूजी हुई थी, ओंठ खुले और सफेद पड़ चुके थे, जो ज्यादा सिगरेट पीने की वजह से था। वो अपनी सुर्ख आंखों से सारा को देखता है, जो उसी तरह दुल्हन के जोड़े में जमीन पर सो रही थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो भी बहुत रोई है, क्योंकि आंसू सूख करके उसके गाल पर निशान छोड़ गए थे। सारा को इस तरह से देख करके ना जाने क्यों उसे बुरा लगता है और उसके साथ किए गए आज के बर्ताव पर उसे अफसोस होने लगता है। आखिर वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, उसे उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। समीर सारा को देख करके मन में सोचते हुए कहता है और बेड से कंबल उठा करके सारा के ऊपर डाल करके सीधे बाथरूम में घुस जाता है। वो सारा से नाराज हो सकता है पर उससे कभी नफरत नहीं कर सकता। ये बात वो भी अच्छे तरह से जानता था, पर अपने मोहब्बत के हाथों मजबूर उसे अपने दुख के सामने सारा का दुख दिख ही नहीं रहा था। वो तो बस उसे एक समझौते की शादी समझ रहा था। समीर थोड़ी देर में फ्रेश होकर के आता है और जा करके बेड पर लेट जाता है और काफी कोशिशों के बाद वो भी सो जाता है। अगली सुबह सारा की आंख खिड़की से छन करके आ रही सूरज की हल्की रोशनी से खुलती है, जो सीधे उस पर ही पड़ रही थी। वो धीरे से उठ करके बैठती है, तब उसे एहसास होता है कि इसके ऊपर कंबल पड़ा है। को जाहिर सी बात है समीर ने ही डाला होगा। समीर का ख्याल आते ही सारा बेड की तरफ देखती है, जो बिल्कुल खाली था, पर उस पर पड़ी सिलवटें इस बात की गवाही दे रही थी कि रात को समीर सारा के सोने के बाद कमरे में आया था, पर इतनी सुबह वो कहाँ चला गया।
समय देखने के लिए सारा घड़ी की ओर देखती है तो सुबह के 8 बज रहे थे, जिसे देख करके वो हैरान हो जाती है और खुद से कहती है, क्या 8 बज गए, किसी ने जगाया क्यों नहीं अभी तक मुझे। सारा तुरंत अपनी जगह से उठती है और कंबल को बेड पर सही से रख देती है। वो जैसे ही अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ाती है, बाहर से सोनिया जी आवाज देते हुए कहती हैं, सारा बेटा क्या तुम उठ गई? जी आंटी। सारा बाथरूम की तरफ कदम ना बढ़ा करके रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा देती है। सारा दरवाजा खोलती है तो सामने सोनिया जी हाथ में कुछ कपड़े और गहने लिए खड़ी थी, जिसे वो सारा को देते हुए कहती हैं, सारा बेटा आज तुम इसे ही पहन लेना, नई दुल्हन हो, 4 लोग देखने आएंगे। भले ही शादी किसी भी हालत में हुई हो, पर सब ये जानते ही हैं कि तुम अब कपूर फैमिली की बहू हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आज यही पहनो। सारा हल्के से अपना सर हिलाते हुए कहती है, जी आंटी। फिर कुछ देर कहती है, वैसे आंटी समीर कहाँ है? सारा ने आखिर पूछ ही लिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे समीर छोड़ करके तो कहीं नहीं चला गया। वो तो अपने ऑफिस गया है, मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर ज्यादा काम बोल करके चला गया। और हाँ, अब से मैं आंटी नहीं माँ हूँ, इसलिए माँ बुलाओ मुझे। सोनिया जी बात को बनाते संभालते कहती हैं, ताकि सारा को दुख ना पहुँचे, जबकि समीर किसी से भी बिना बताए घर से सुबह ही निकल गया था। हालांकि सोनिया जी ने उसे जाते देख लिया था। ओ अच्छा, सारा उदास मन से कहती है और बाथरूम की तरफ चली जाती है। सारा को ऐसे देख करके सोनिया जी को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो कर भी क्या सकते थे सिवाय दुआ करने के। जैसे तैसे ये दिन भी कट गया था। सारा का पूरा वक्त सोनिया जी के साथ घर के कामों में ही निकल गया। हालांकि सोनिया जी ने कई बार उसे काम करने से रोका था, मगर वो अपने दिल बहलाने के लिए उनके साथ काम में लगी रही। समीर आज फिर देर रात घर वापस आया था। सारा अभी भी उसके इंतजार में जागी थी और सोफे पर बैठी बस कमरे के दरवाजे को ताक रही थी। आखिर उसका इंतजार खत्म हुआ और समीर कमरे का दरवाजा खोल करके अंदर आ जाता है। उसे देख करके साफ पता चल रहा था कि आज उसने पी रखी है, पर इतनी भी नहीं पी थी कि वो अपने होश खो बैठा हो। समीर सारा को बिना देखे बाथरूम में घुस जाता है और थोड़ी देर बाद कपड़े बदल करके आता है तो सारा अपनी जगह से खड़ी होते हुए कहती है, समीर खाना लगा दूं? कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर से खा करके आया हूँ। समीर बेरुखी से कहता है और जा करके बेड पर लेट जाता है और खुद को कंबल से ढकते हुए कहता है, अलमारी के सबसे नीचे एक और कंबल रखा है, जरूरत हो तो ले लेना और सोफे पर जा करके सो जाना, क्योंकि यहाँ कोई तुम्हारा नौकर नहीं है जो तुम्हारा ख्याल रखे और ध्यान भी। कह करके समीर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सारा समीर को एक दुखी मुस्कान से देखती है और कहती है, जब इतनी फिक्र है तो फिर इतनी बेरुखी क्यों? सारा के इस सवाल का समीर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि वो हल्के नशे में था और बेड पर लेटते ही सो गया था। समीर की तरफ से कोई जवाब ना पा करके सारा अलमारी से कंबल निकाल लेती है और जा करके सोफे पर लेट जाती है। वो समीर के चेहरे को तब तक देखती रहती है जब तक कि उसे नींद नहीं आ जाती है। देखते देखते वक्त कब निकल गया किसी को भी पता नहीं चला। आज शादी को 1 महीना होने को था, मगर सारा और समीर का रिश्ता वैसा ही था। भले ही अब वो लोग थोड़ा बहुत काम पड़ने पर बोल देते थे, मगर हमेशा बात करने की शुरुआत सारा ही करते थे। सारा का भी किसी इस घर में तो कभी उस घर में आना जाना लगा रहता था, क्योंकि इसका ससुराल मायके आस पास ही थे। शाम के वक्त सारा शीशे के सामने बैठी तैयार हो रही थी। उसने फिरोजी रंग की एक हल्की सी साड़ी पहन रखी थी। देख करके ही लग रहा था कि वो कहीं जा रही है। समीर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? हमें थोड़ी देर में निकलना है, तुम्हें पता है ना, शर्मा आंटी से स्पेशली हमें बुलाया है। सारा अपने कानों में झुमके पहनते हुए कहती है, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। समीर बेरुखी से कहता है और अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। क्यों नहीं जाओगे? मैंने दिन में ही तुम्हें बताया था ना कि इस बार मैं तो अब क्या हुआ? सारा अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, समीर की तरफ देख करके कहती है, हाँ दिन में फुर्सत था और अब नहीं हूँ, और मुझे तुम्हारे साथ जाने का मन नहीं है।
तुम जाओ, वैसे भी पार्टी में अखिल भी आया होगा। समीर के मुंह से इतने कड़वे शब्द सुन करके सारा का दिल एक बार फिर से जोर से टूटा था। उसकी आवाज भले ही नहीं हुई थी, पर दर्द बहुत जोर से उठा था। सारा की आंखें आंसुओं से भर आती हैं, जिन्हें बाहर निकलने से रोकते हुए कहती है, समीर तुम हर बात में अखिल को क्यों बीच में लाते हो? हमारी शादी को 1 महीना हो गया है और इस 1 महीने में तुमने मुझे अखिल के नाम से 1000 बार सुनाया है। मैं कितनी बार कहूं उसके और मेरे बीच कुछ नहीं है। मैं अब अपनी सफाई दे दे करके थक चुकी हूं। सारा कहते कहते रो पड़ती है। और मैं तुम्हारी झूठ और इन आंसुओं को देख देख करके थक चुका हूँ। समीर बिना किसी भाव के कहता है, वो तो जैसे पत्थर दिल इंसान बन चुका था। सारा समीर को बेयकीनी से देखते हुए कहती है, समीर ये तुम तो बिल्कुल नहीं हो सकते, तुम बहुत बदल गए हो। समीर अपनी जगह से गुस्से में खड़ा होता है और वो कहता है कि उतने में उसका फोन बजने लगता है। वो फोन ले करके बालकनी की तरफ बढ़ जाता है और कहता है, हाँ बंटी, कुछ पता चला रिया के बारे में? बंटी समीर का कॉलेज फ्रेंड था, जो अब किसी कॉल एजेंसी में काम करता था। फोन की दूसरी साइड से बंटी कहता है, हाँ यार, जो तूने नंबर दिया है वो नंबर तो 1 महीने पहले ही बंद कर दिया गया है। क्या? समीर हैरानी से कहता है, हाँ, अगर तेरे पास कोई और नंबर हो तो मुझे दे दो, मैं उससे पता कर सकता हूँ कि वो इस समय कहाँ है। बंटी कहता है, मेरे पास और कोई नंबर नहीं है। चल ठीक है, अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, थैंक यू मदद के लिए। समीर फोन काट करके रूम में आ जाता है। क्या हुआ, रिया फोन नहीं उठा रही है क्या? वो नाराज है क्या तुमसे? सारा जो कि उसकी बात सुन लेती है इसलिए पूछती है, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम पार्टी में जा रही थी ना, जाओ और अपने यारा अखिल के साथ एंजॉय करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। समीर अपने पुराने अंदाज में कहता है और रूम से बाहर चला जाता है। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें समीर, मैं अखिल से प्यार ही नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम समझते क्यों नहीं हो? सारा रोते रोते वहीं जमीन पर बैठ जाती है। कहाँ गई थी तुम? शाम को सारा बाहर से अपने कमरे में आई ही थी कि समीर ने सवाल दाग दिया था। समीर के सवाल पर वो ठिठक करके रुक जाती है, मगर अगले ही पल सर झटकते हुए बिना कुछ कहे वहां से बाथरूम में घुस जाती है। थोड़ी देर में वो कपड़े बदल करके बाहर आती है तो समीर को अपने सामने खड़ा पाती है, मगर वो फिर उसे नजरअंदाज करके साइड से निकलने लगती है कि समीर उसकी कलाई को पकड़ करके अपने सामने खींचते हुए कहता है, सारा मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गई थे तुम? समीर दांत पर दांत जमाए कहता है, मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? सारा खुद की कलाई को छुड़ाते हुए कहती है, फर्क पड़ता है क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। समीर कहते कहते रुक जाता है। उसकी पकड़ सारा की कलाई में और कस जाती है। पति कब से? जरा एक बार और कहो, मुझे कभी पत्नी तो माना ही नहीं, तुम तो मेरे पति कब से बन गए? हाँ, सारा मुस्कुराते हुए कहती है जैसे समीर ने कभी उसका मजाक बनाया था, उसे खुद का पति कह करके। हमारे मानने या ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, समाज के नजरों में हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। समीर अपनी लाल आंखों से घूरते हुए कहता है। उसकी पकड़ सारा की कलाई पर अभी भी ढीली नहीं हुई थी। छोड़ो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। सारा अपनी नाजुक कलाई को समीर के मजबूत हाथों से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती है, ओह, अब मैं समझा, तुम इतनी बेशर्म और गिरी हुई लड़की हो, तभी तो तुम अपने यार से यानी अखिल से छुप छुप करके मिलने जाती हो। वो तो आज इत्तेफाक से मैं भी उसी रेस्टोरेंट पहुंच गया था जहां तुम दोनों थे, नहीं तो मैं तुम्हारा असली चेहरा कभी नहीं देख पाता। सारा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी बाकी लड़कियों की तरह किरदार से गिरी हुई होगी। शादी के बाद भी गैर मर्द से मिलने जाती हो। समीर के शब्द इतने कड़वे थे कि सारा का दिल 100 दफा टूटा था, जिसकी आवाज उसके सिवा किसी को नहीं सुनाई दे रही थी। आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो समीर को बेयकीनी से देखने लगती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि समीर उस पर ऐसे इल्जाम लगाए। वो तो उसे बचपन से जानता था। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो समीर? क्या मैं तुम्हें बदचलन लगती हूँ? सारा आंखों में आंसू लिए हिम्मत जुटा करके कहती है, हाँ, क्योंकि शादी के बाद तुम अपने पुराने यार से मिलोगी तो तुम उससे सिर्फ बातें तो करती नहीं होगी, ना जाने क्या क्या की तड़ाक।
समीर आगे कुछ बोल पाता कि सारा ने उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया, जिसके निशान उसके गाल पर उभर आए थे। एक पल के लिए तो वहां का माहौल तो जैसे थम सा गया था। समीर अपने गाल पर हाथ रख करके उसे बेयकीनी से देखने लगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, जो इल्जाम तुम मुझ पर लगा रहे हो, मैं चाहूं तो वो तुम पर हर शाम और सुबह लगा सकती हूँ। तुम भी तो शादीशुदा हो करके किसी और लड़की के पीछे भाग रहे हो, जबकि आज 2 महीने होने वाला है। उसका कुछ पता नहीं, सोते जागते उसी का ख्याल रहता है तुम्हें। यहाँ तक कि सपनों में भी रिया रिया करते हो, जबकि इस रूम में तुम्हारी एक पत्नी भी रहती है। क्या तुम्हें उसकी खबर भी है? लड़कियों के ऊपर तुम मर्दों की उंगलियां उठाने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगता है ना? पर कभी खुद को देखा है? तुम्हारा किरदार भी दूध का धुला नहीं है, और तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूं, है ना? तो ठीक है, जाओ अपनी रिया के पास। अगर वो मिल जाए तो, क्योंकि मुझे पता है वो अब तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। रहेंगी तो उसकी यादें और तुम्हारी बेवकूफियां। और अगर जीत सकते हो इनके साथ तो मेरी दुआ है कि तुम खुश रहो। मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ, क्योंकि मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपने कैरेक्टर पर उंगली नहीं। और रही बात अखिल की, तो वो मुझे इत्तेफाक से मिला था आज। सारा एक बार में सब कुछ कह करके ही दम लेती है और रोते रोते जमीन पर बैठ जाती है। समीर की पकड़ अब इसकी कलाई से ढीली हो जाती है। समीर तो मानो अब तक बुत बना रह चुका था, पर सारा के चुप होते ही अपने होशो हवास में आ जाता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि रिया मुझे कभी नहीं मिलेगी? सारा रोते रोते चुप हो जाती है और अपनी हिचकियों को संभालते हुए खड़ी होकर के कहती है, देखा, अभी भी तुम मेरी तमाम बातों को एक साइड रख करके रिया पर ही फोकस कर रहे हो। अब मैं इसे क्या समझूं और तुम्हें कौन सा नाम से नवाजूं? बेहतर तो यही होगा कि तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चले। सारा कह करके वहां एक पल नहीं रुकती और रूम से बाहर निकल करके छत पर चली जाती है। समीर वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। उसे अब अपनी गलती का एहसास होता है। आखिर सारा ने गलत ही क्या कहा है? अगर मैं शादीशुदा हो करके किसी और लड़की के पीछे भाग रहा हूँ तो मैं भी एक गिरा हुआ इंसान हूँ, पर मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि सारा मुझे तलाक दे। समीर सोचते हुए अपने जेब से एक सिगरेट निकाल करके बालकनी की तरफ चला जाता है और उसके कस पे कस खींचने लगता है। सारा छत पर आकर के एक कोने में बैठ जाती है और बेतहाशा आवाज के साथ रोने लगती है। वो अपना सारा दर्द निकाल देना चाहती है। कमबख्त ये दिल अब भी नहीं मानता तुम्हारी बेईमानियां। मैं इसे समझाने के लिए सारी हदें पार कर गई। हमारी दुआएं तो कबूल होते होते रह गई, जैसे किसी पत्थर की सामने फरियाद की गई। तो मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।